Hello and welcome to today's session. As you all requested, today we are going to do English Communicative का fiction section in one shot, which means आपके जो 6 fiction के chapters हैं, उनकी हम summaries पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी, उनकी key themes देखेंगे, साथ ही साथ उनके important questions करेंगे. So all of this in one video. जैसे ये fiction का video है, वैसे ही poetry और drama के अलग-अलग one shots बनेंगे. And if you are from language and literature, don't worry, आपके first flight और footprints without feet के भी one shots बनेंगे. Everyone will be taken care of. So without further ado, let's get started. पहला chapter है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो ट्रिविया पता होना चाहिए वो ये है कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये एक्चुअली ऑलरेडी एक प्ले का नाम है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है. जैसे आपका जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, वैसे ही टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज ऑल्सो प्ले दैट ही इज रिटन. एंड यहाँ पर एक डबल कनेक्शन है. वेरोना जो है इट इज supposedly where Romeo and Juliet, not supposedly, in the play Romeo and Juliet were from Verona, जो भी शेक्सपियर का प्ले है. इसीलिए जूलियट्स टूम मेंशन भी होता है जब जैकोपो और निकोला बोलते हैं कि हम टूर विजिट साइट सीइंग कराते हैं. तो ये नाम जान के रखा गया है as a sort of a homage to William Shakespeare and to say कि ये जो दो बच्चे हैं कितनी मेच्योरिटी कितना एहसास उनको है इवन दो दे आर लिटिल चिल्ड्रन. सो इट वर्क्स इन बोथ वेज. ठीक है, तो अब ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, हमारा जो नरेटर है वो इटली घूम रहा है एंड ही कम्स अक्रॉस दीज टू बॉयज सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. और इवन दो इनिशियली उसका ड्राइवर कहता है कि इनसे मत लो, आगे और बेटर फ्रूट्स मिल जाएंगे. समथिंग अबाउट दीज बॉयज रियली कैप्टिवेट्स हिम. और वो देखता है कि दोनों शैबिली पुराने फटे कपड़ों में ड्रेस्ड हैं जो शायद उनके साइज के कपड़े भी नहीं है, बाल भी गंदे हैं, शक्लें भी गंदे हैं, लेकिन देयर इज सम अर्नेस्टनेस, देयर इज सम पेन परहैप्स दैट ही फेल्ट उनको देखकर जो उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ. नाउ द नरेटर डिसाइड्स टू बाय स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द बॉयज एंड देन ही मूव्स अलोंग. लेकिन बार बार वेरोना में हर मोड़ पर ये बच्चे नरेटर को मिलते रहते हैं, चाहे वो शू शाइनिंग कर रहे हो चौक पे, चाहे वो टूरिस्ट गाइड बन के लोगों को इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर घुमा रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर बेच रहे हो. सारी ऑड जॉब्स जिसके लिए आपको पर्टिकुलरली क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है, ये बेचारे बच्चे 13 और 12 साल के दोनों कर रहे हैं मिलके. अब ऑब्वियसली क्योंकि बार बार नरेटर इनसे मिलता है, he is also sort of intrigued and he really wants to know कि क्या है, why are they living such a difficult life. Now you should know at the time that this was written, war चल रही थी and essentially ये जो बच्चे हैं इनका जो स्टोरी है it's about how they are a victim of the war. war ने जो जुल्म किए हैं, हमें ये पता चल जाता है कि चलो सोल्जर्स तो मरते हैं अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में और बहुत लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, दे बिकम मार्टर्स, बट हाउ वॉर अफेक्ट्स नॉर्मल पीपल, द काइंड ऑफ डेविस्टेशन इट कॉजेज, ये इस पर्सनल स्टोरी के थ्रू हमें जानने को मिलता है. ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, शूज शाइन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, टूरिस्ट गाइड्स बने हुए हैं. यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स दे डू, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है. डिस्पाइट दिस वो फ्रुगैलिटी में जी रहे. फ्रुगैलिटी मतलब खर्चा नहीं कर रहे हैं कोई भी, उनको देख के लग नहीं रहा है कि उनके पास जरा भी पैसे है. बहुत ही जो सिर्फ सस्टेन करने के लिए जैसा खाना खाना जरूरी है वो खा रहे हैं, कपड़े नहीं खरीद रहे. तो नरेटर इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों है. अब एक दिन फाइनली नरेटर जाने से पहले पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ मंडे को. तो जो छुटकू है हमारा जेकोपो, वो अपने और वो थोड़ा और इनोसेंट है निकोला से, छोटा भाई है क्योंकि, तो अपनी इनोसेंस में पूछ लेता है कि हम लोग साइकिल लेके यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है वहां जाते हैं, क्या आप हमें अपनी गाड़ी दे सकते हैं ताकि हम एक दिन गाड़ी में चले जाए. इस बात पर वो ऑब्वियसली अग्री कर लेता है. हमारे जो नरेटर है इज ऑल्सो द ऑथर, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, एंड ही टेक्स देम देयर हिमसेल्फ. और वहां जाकर पता चलता है कि इन बच्चों के साथ एक्चुअली हुआ क्या है. एक विला टर्न्ड हॉस्पिटल में उनकी बहन एडमिटेड है because she's suffering from tuberculosis, and these boys are working day in and day out tirelessly to support their sister ताकि वो दोबारा से चल सके, ताकि वो दोबारा से गा सके.
इनके फादर जो एक अक्लेम्ड सिंगर थे और ये बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, उनकी डेथ हो गई वॉर में, बिकॉज ऑफ विच इनका लाइफ ऐसा हो गया है, प्लस देयर हाउस बॉम्ब गिरने की वजह से उनका घर भी चला गया. सो डिस्पाइट एवरीथिंग दैट दीज लिटिल चिल्ड्रन, आपसे भी छोटे हैं, छोटे बच्चे, डिस्पाइट एवरीथिंग दे हैव बीन थ्रू, लाइफ कुडंट टेयर देम डाउन. वो अभी भी जिंदगी को फेस कर रहे हैं, हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं, और जो उनसे हो पा रहा है वो विदाउट कंप्लेनिंग बहुत ही अर्नेस्टली, बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं. दैट्स व्हाट मूव्स द नरेटर, दैट्स व्हाट compels him to share the story, and that's what we learn from the story as well. तो ये summary है, this is all you need to know. What are the key themes here? Selfless sacrifice. ये बच्चे कमा रहे हैं अपने पैसे, कर सकते हैं जो करना चाहते हैं जैसे तैसे, बट सारा पैसा कहाँ जा रहा है? उनकी बहन की ट्रीटमेंट के टुवर्ड्स जा रहा है. सो दिस इज सेल्फलेस सैक्रिफाइस एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बॉन्डिंग की किस हद तक आपका परिवार आपके लिए जा सकता है. Resilience, as I've already explained, being resilient means not giving up. Adverse से adverse circumstances हो, ना give up करना is being resilient. And why are they the true gentlemen? हम लोग gentleman जो term है, किस चीज से हम उसको एसोसिएट करते हैं कि सूट बूट में आदमी आएगा, बहुत पॉश तरीके से बात करेगा, मैनर्स होंगे, एटिकेट होगा. ये सारी चीजें प्रिविलेज से आती है, पैसे से आती है. इससे आपका कैरेक्टर नहीं पता चलता है. आपका कैरेक्टर पता चलता है जब आप ऐसी सर्कमस्टांसेस में हो जैसे ये बच्चे थे, और फिर भी आप जो आपके बस में वो कर रहे हो, और अच्छी तरीके, ऐसा नहीं है कि आप दे आर नॉट कंप्लेनिंग. निकोला से जब पूछा भी जाता है कि तुम इतनी रात को न्यूज़पेपर्स बेचने के लिए बस स्टॉप पे बैठे हुए हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, थक नहीं गए, ही इज लाइक नॉट कंप्लेनिंग. तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, दिस शोज दैट यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, एंड दैट्स व्हाई ये दो छोटे बच्चे, दे आर ट्रूअर जेंटलमैन देन परहैप्स द पीपल दैट वी से आर जेंटलमैन. ठीक है, तो ये हमारी की थीम्स हो गई. अब अगर हम अपने क्वेश्चंस पे आए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, how did Jacopo and Nicola show their dedication and love for their family member in Two Gentlemen of Verona? Now I've already discussed this with you, but how do you write it in answer form? 30 से 40 words में अगर ये आ रहा है आपका 2 mark question, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? You just have to mention all the odd jobs that they're doing. So Nicola and Jacob work tirelessly and do an n number of odd jobs like selling fruit, shining shoes, working as tourist guides, and selling newspapers, simply to support their sister who is in a hospital suffering from tuberculosis. They don't complain, they don't feel bad about their own situation, but they work tirelessly with the hope that the money that they're providing for their sister will get her out of hospital. ठीक है, तो ये आप किसी भी किन भी वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो ये करे. डेडिकेशन और लव कैसे, कि अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करके, सैक्रिफाइसिंग देयर चाइल्डहुड. सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि बच्चे को क्या चाहिए, खेलना है, मस्ती करनी है, अपनी चाइल्डहुड सैक्रिफाइस करके दे आर wiser than their years, they're growing up, becoming mature before they have to, and stepping into that responsibility simply so that their sister can get better. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. जल्दी से पढ़ के एक्सट्रैक्ट को आंसर कर लेते हैं. वेल, आई सेड we're leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said, sir, he burst out. Every Sunday we make a visit to the country, to Poleta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. I'd already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. There was a pause. Nicola was glaring at his young brother in vexation. We could not think of troubling you, sir. It won't be any trouble. This is the exchange they have. जब Jacopo पूछ लेता है कि आप हमें अपनी गाड़ी दे देंगे क्या? And here are questions. Identify the phrase that indicates that the visit to Poleta on Sundays is significant as a routine or tradition. Routine or tradition के दो telltale signs क्या है? Something that happens regularly. हर साल, हर महीने, जो भी है, ये होता ही है. ठीक है? That is a routine or tradition. So where can we see that happening? कौन सी लाइन है? Every Sunday we make a visit to the country, to Poleta, 30 kilometers from here. This is the line that indicates that. All right. Next we have, what does the narrator's offer to drive the brothers to Poleta reveal about his character? Obviously narrator अपने आप को inconvenience देकर खुद ही थोड़ा सा ऑलरेडी उसने अपने ड्राइवर को ऑफ दे दिया है और फिर भी वो जाने को तैयार है. सो दैट शोज
कि he is, how would you describe this as an adjective? That he is compassionate, he is empathetic, he is obviously caring, and he is willing to inconvenience himself for the sake of others, which shows that he is of good moral character. ठीक है? Why was there a pause after the narrator's offer? कहां पर pause आता है? क्यों? Because Nicola was not pleased with this prospect. He did not want to inconvenience the narrator and he was angry at Jacopo for bringing it up. That's why there was a pause. ठीक है? तो निकोला को uncomfortable लगा. उसको नहीं चाहिए था कि कोई भी उनको फेवर करे. वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे बच्चे बेचारे कि उनको नहीं था कि कोई भी आके उनकी मदद करे. State one reason why Jacopo might have wanted a car to ride despite the choice of hired bicycles. Obviously, इसका एक बहुत obvious reason है that the Jacopo and Nicola work tirelessly and barely get any time to rest. Riding a bicycle is physically exerting, so he thought that if they had access to a car, that would make the commute easier and would perhaps give them some time to rest. Obviously, 1 mark का इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. I gave you an explanation. You can just say that it could give them some time to rest because they work so hard and barely get any time off. ठीक है? Alright, these are the questions from two gentlemen from Verona. Now we are moving on to Mrs. Packletide's tiger. Okay. So very interesting story. Obviously, यहाँ पर एक आपको शुरू में भी warning दी गई, warning नहीं, एक sort of ये लिखा गया है कि ये उस टाइम से पहले जब लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि हमें इतना थॉटलेसली एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए. तो इस पूरी स्टोरी में कहीं भी आपको वो टोन नहीं नजर आएगी कि टाइगर को मारना या गोट को मारना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, हंट नहीं करना चाहिए. बट हैविंग दैट इन माइंड, नाउ वी हैव बिकम मोर कॉन्शियस पीपल, तो हमें पता है कि वो गलत है. बट कीपिंग दैट असाइड, व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस? तो यहाँ पर मिसेस पैकलटाइड जो है, शी बिलोंग्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी, अब ये इंडिया के ब्रिटिश टाइम की सोसाइटीज हैं, ब्रिटिशर्स रह रहे हैं यहाँ पे, उनको शोशाबाजी करनी है बेसिकली. ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, फॉरेन कंट्री में आके, जो कि उनकी कॉलोनी है, वहाँ पे रोब से आके बैठे हुए हैं. सो उनका बस अपना जो स्टेटस वाला गेम है वो चलता रहता है. मिसेस पैकलटाइड आज शुरू में बेसिकली इस चैप्टर के गुस्से में होती है कि ये जो लूना बिम्बर्टन है ये किसी अल्जीरियन एविएटर के साथ प्लेन में बैठ के आ गई है एंड नाउ शी इज द टॉक ऑफ द टाउन. तो सारा जो भाव है वो लूना बिम्बर्टन को मिल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसेस पैकलटाइड इज फीलिंग लाइक शी इज लॉस्ट सम ऑफ हर स्टेटस इन सोसाइटी. सो टू बिल्ड दैट बैक अप शी डिसाइड्स कि आई विल हंट अ टाइगर. अब हंटिंग को स्पोर्ट माना जाता था उस टाइम पे एंड हंटिंग अ टाइगर इज अ बिग डील. इफ यू आर एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ वाज अ बिग डील. So she decides that this is something she will do, but obviously not in the regular way कि वो आप ट्रेनिंग करो, मेहनत करो और जाके हंट करो. उसको एज अ स्पोर्ट वो नहीं कर रही थी. She just wanted to do it for status and for her moment of fame. तो उस वजह से वो थोड़ा सा दिमाग लगाकर जो आसपास के विलेजर्स हैं उनको ब्राइब करती है या उनको पैसे ऑफर करती है और बोलती है कि एक टाइगर है जो वही विलेजर्स ही बताते हैं कि एक टाइगर है जो बुढ़ा हो गया है अब, तो वो अब फॉरेस्ट में जाकर हंट वंट नहीं करता, एजाइल नहीं है, एक्टिव नहीं है, उसको इजीली आप हंट कर सकते हो. ही विल बी एन इजी शॉट एंड द विलेजर्स विल मेक श्योर कि वो इधर उधर नहीं जाता है. तो क्या करते हैं विलेजर्स अपने 1000 रुपए के लालच में, दे मेक श्योर कि जो टाइगर है उसको इनफ खाने को मिलता रहे विलेज में ही. तो अपनी कुछ गोट्स जो है, बकरे हैं, वो बाहर छोड़ देते हैं टाइगर के लिए. टाइगर मस्त इजीली अपना खाता पीता रहता है और विलेज के एरिया में ही रहता है. वो अपने बच्चों को भी ड्यूटी पे लगा देते हैं एंड मेक श्योर दैट द टाइगर डजंट वॉन्डर ऑफ एंड दे बेसिकली कीप द टाइगर इन द प्रेमिसेस जब तक मिसेस पैकलटाइड का शूटिंग का डेट नहीं आता. अब जब मिसेस पैकलटाइड का शूटिंग का डेट आता है, शी टेक्स अ फ्रेंड अलोंग व्हिच बिकम्स अ बिग एरर दैट शी शुडंट हैव, मिस मेबिन. एंड मिस मेबिन थोड़ा आप कह सकते हो क्लेवर शातिर टाइप की औरत है, स्पेशली वेरी वेरी चालाक, बट
इन अ गुड वे, अपने खुद के पैसे बचाने के लिए या किसी और के पैसे बचाने के लिए दिमाग बहुत चलता है मिस मेबिन का। तो अब मिस मेबिन मिसेस पैकलटाइड वेट कर रहे हैं, टाइगर उनके पूरा लाइन ऑफ विजन में है, साथ में एक बकरी है, वो बकरी जोर की वह कर रही है, टाइगर वहां पर है, मिसेस पैकलटाइड टेक्स अ शॉट। व्हेन शी टेक्स अ शॉट एवरीवन स्टार्ट सेलिब्रेटिंग कि टाइगर मर गया, टाइगर मर गया, दिख भी रहा है कि टाइगर मर गया, पर बाद में पता चलता है, मिसेस मेबिन को तो बहुत अच्छे से पता चलता है कि एक्चुअली मिसेस पैकलटाइड ने टाइगर को नहीं शूट किया है, गोट को शूट कर दिया है, गोट हैज डाइड, एंड उस जो गन के ब्लास्ट का साउंड था उसकी वजह से टाइगर हार्ट फेलियर से मर गया, बिकॉज वी ऑलरेडी नो ही इज इनफर्म। इनफर्म वर्ड यूज होता है, मतलब ओल्ड है, सिक है, ज्यादा देर अब जिएगा नहीं, अपने एंड ऑफ हिज लाइफ के फेज में है। तो अब जब ये हो जाता है तो मिसेस पैकलटाइड को पता है कि भाई विलेजर्स को भी मैंने पैसे दिए हुए हैं, मिस मेबिन भी पैसे लेकर ही आई हुई है, तो सब लोगों को मैंने खिला पिला रखा है, कोई नहीं बताएगा कि मैंने टाइगर को नहीं मारा। निश्चिंत होके वो अपने इंटरव्यूज दे रही है, शी इज एंजॉयिंग हर मोमेंट ऑफ फेम। लूना विम्बर्टन इज एंग्री एंड सल्किंग एट होम। फाइनली आफ्टर सेलिब्रेटिंग और सारा जो क्रेडिट है वो लेने के बाद मिस मेबिन मौके पे चौका मारती हैं, क्या कहती हैं कि भाई अगर सबको पता चल गया गलती से कि ये टाइगर एक्चुअली तुमने नहीं मारा और वो हार्ट फेलियर से मर गया तो कितनी फनी स्टोरी होगी। अब मिसेस मेबिन का ये बोलने का रीजन ही था, मिसेस मेबिन को ब्लैकमेल करना था मिसेस पैकलटाइड को, एंड मिसेस पैकलटाइड who believes in showing off, who believes in status in society, who believes in all of these superficial things, she was very scared कि मेरी बदनामी हो जाएगी, और उस डर से she gives in to the blackmail, and मिस मेबिन को जो घर वर चाहिए होता है वो वेकेशन हाउस लेकर दे देती है। दिस इज द बेसिक प्रेमिस एंड स्टोरी लाइन, बेसिकली ऑल यू नीड टू नो। अब इसके की थीम्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सैटायर और आयरनी का है यहाँ पर, जो प्रिटेंशियस नेचर है और वैनिटी है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ सोसाइटी में, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है, वैनिटी एंड प्रिटेंशियसनेस, बीइंग एक ज्यादा शो ऑफ करने की चाह रखना कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है अपर क्लास सोसाइटी में। पॉइंट इज कि लूना विम्बर्टन ने भी कर लिया जो उसको करना था, कुछ टाइम तक लोगों ने याद रखा, जब नई चीज हुई तो वो आ गए। मिसेस पैकलटाइड को भी पता है, या पता होना चाहिए कि कोई और नई चीज होगी तो वो मिसेस पैकलटाइड को भी भूल जाएंगे। यही सुपरफिशियल नेचर है अपर क्लास सोसाइटी का। नेक्स्ट वी सी जेलसी, जो मिसेस पैकलटाइड को लूना विम्बर्टन से होती है, एंड मैनिपुलेशन, जो मिस मेबिन बहुत ही अच्छी तरीके से करती है अपना फायदा निकालने के लिए इन द मिड्स्ट ऑफ all of this. And then Miss Mebin's vacation home becomes the new talk of the town. Okay. Now, if we discuss the questions from this chapter, first one we have is support the view that the villagers were active participants in supporting Mrs. Packletide's ambition in the story Mrs. Packletide's Tiger. How were they active participants? Like I said, उन्होंने अपने बच्चों को पोस्टिंग पे लगाया हुआ था टू मेक श्योर द टाइगर डजंट वॉन्डर ऑफ। एक और इंस्टेंस यहाँ स्टोरी में मेंशन होता है कि जब माएँ अपने बेबीज को, बच्चों को लेके आ रही होती थी पैदल रास्ते से, तो वो यूजुअली लोरियां गा रही हैं या गाने गा रही है उनको चुप कराने के लिए, तो उन्होंने वो गाने बंद कर दिए ताकि टाइगर इधर उधर ना निकल जाए। ये एक इंस्टेंस दिया हुआ है। विलेजर्स लेफ्ट देयर गोट्स आउट कैलसली, मतलब जान पूछ के बेपरवाह तरीके से अपने गोट्स को बाहर छोड़ दिया ताकि टाइगर के पास कुछ खाते पीते रहने को हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कवर्ड, और कनाइव्ड वर्ड यूज हुआ आपके चैप्टर में, दे कवर्ड फॉर मिसेस पैकलटाइड को, मैं सिर्फ मिसेस पी लिख रही हूँ, मिसेस पैकलटाइड्स लाई, कि वो झूठ बोल देते हैं कि हाँ आप ही ने मारा है अपने गन से टाइगर को, इवन दो दे ऑल्सो नो कि दैट्स नॉट द ट्रूथ, और वो ढिंडोरा पीट के दे लेट एवरीबडी अराउंड नो दैट मिसेस पैकलटाइड शॉट द टाइगर इवन दो इन रियलिटी दे डिडंट। सो इन सब चीजों में फुल सपोर्ट मिसेस पैकलटाइड को विलेजर्स ने दिया। ये सारे इंस्टेंसेस आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगेन, तो उसको पढ़ लेते हैं।
How amused everyone would be if they knew what really happened, said Louisa Mebbin a few days after the ball. What do you mean? Asked Mrs. Packletide quickly. How you shot the goat and frightened the tiger to death, said Miss Mebbin with her disagreeably pleasant laugh. अब आप बोलोगे कि ये कैसा सा oxymoron है? How can something be disagreeably pleasant? It can be when आपका एक hidden intent होता है और कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है. अब कभी कभार आप जब कोई अच्छी चीज बोलते हो किसी को, वेरी गुड बोलते हो, नॉट ऑलवेज डू यू मीन दैट दे वर जेन्युइनली गुड. समटाइम्स कोई, फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने छोटे भाई को बोला जा मेरे लिए कॉफी लेके आओ, कॉफी लेके आ रहा है, आते आते उसने कॉफी गिरा दी, भाग के आ रहा होगा, कॉफी गिरा दी, तो आप बोलोगे वाह बहुत बढ़िया. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जेन्युइनली बहुत बढ़िया बोल रहे हो, यू आर ऑब्वियसली बीइंग सार्कास्टिक. तो ऐसे ही when you know the hidden intent or the context behind saying something, sometimes what is literally being done can be the opposite of what is meant. ठीक है, यहाँ पर भी जो लाफ है सुनने में प्लेजेंट है. ऐसे कोई नॉर्मली हंसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो हंसे जान पूछ के आपको ब्लैकमेल करने के बाद, तब वो डिसअग्रेबली प्लेजेंट हो जाती है. यानी कि जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उसके सुनने में वो प्लेजेंट लगेगी, पर जिसको मालूम है कि ये कहना क्या चाह रही है, उसका इशारा किस तरफ है, उसके लिए वो डिसअग्रीएबली प्लेजेंट हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चंस देखें. What impact did Louisa Mebbin wish to create on Mrs. Packletide with her statement how amused everyone would be if they knew what really happened? This was sort of a threat. She wanted to, in a बहुत ही veiled manner, threaten that I will tell everybody what really happened if you don't give in to my demands. ठीक है. Next, why did Mrs. Packletide ask Louisa Mebbin what she meant by her comment? Mrs. Packletide was perhaps shocked and wanted to confirm if what she thinks Miss Mebbin is doing is actually what she's trying to do. So Mrs. Packletide asked her again to confirm Miss Mebbin's intentions. Okay. Next, what feelings did the speed of Mrs. Packletide's response reflect? तो आप कह सकते हो, एक तो obviously एंजाइटी तो हुई होगी, स्ट्रेस हुआ होगा, फियर हुआ होगा, स्कैर्ड हो गई होंगी, इफ यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट. सो दीज आर ऑल द इमोशंस. इनका कोई भी सिनोनिम आप लिखो, एनी टू आपको लिखने हैं, यहाँ पे लिख सकते हो. What does the writer mean by disagreeably pleasant laugh? I just explained. The laugh, although pleasant on the surface, had an ulterior motive behind it, which would impact Mrs. Packletide negatively. That's why it was disagreeably pleasant. Okay? Understood? All right. Next हम आ जाते हैं अपने थर्ड चैप्टर द लेटर पर. बहुत ही सॉलम, बहुत ही इमोशनल चैप्टर है और इसकी पेसिंग, इसके लिखने का स्टाइल भी कुछ वैसा ही है. मिसेस पैकलटाइड्स टाइगर वाज ह्यूमरस, अगर आप उसके टोन की बात करो तो. टू जेंटलमैन फ्रॉम वेरोना, अगेन इट वाज, it had emotions obviously, but it wasn't overly soppy. ना ज़्यादा आपको इमोशनल करने का नहीं था. It was more about hope and motivation, for you to get motivated. This is obviously on the softer side of human emotions, especially with the sorrowful human emotions like love, loss, separation, and how the world doesn't understand it. जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक समझ में नहीं आता है दुनिया को कि जुदाई का दर्द क्या होता है. All of these things. तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर है कोचमैन अली, ही इज वेरी ओल्ड, वेरी फ्रेल नाउ, बट डिस्पाइट उनकी जो भी फिजिकल हालत हो, he gets up every morning at 4 in the biting cold and goes to the post office. इसको ऑथर जो है वो कंपेयर करते हैं जैसे एक डिवोटी पिलग्रिमेज पे जाता है. आप कोई भी पिलग्रिमेज देखो, चाहे वो कोई यात्रा हो जिसपे हिंदू जा रहे हैं, वो मक्का मदीना हो जिसपे मुसलमान जा रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही डिवोशन के साथ वो जाते हैं. एंड दैट्स हाउ कोचमैन अली ट्रीटेड गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, एज ए वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्थान हो जहां सीधा जाके भगवान मिलेंगे. Why did he do this? Because he was awaiting a letter from his daughter Miriam, who hadn't written to him in years.
उसके बाद हमें उनकी बैक स्टोरी थोड़ी सी पता चलती है कि कोचमैन अली जो थे बहुत ही अच्छे हंटर थे एंड ही वॉज सच अ गुड शॉट कि कुत्तों को भी पीछे छोड़ दिया। जो हंटिंग डॉग्स होते हैं उनकी नज़र इतनी तेज होती है, उनको अपना प्रे एकदम दूर दिख जाता है, तभी उनको साथ में लेके जाया जाता है जब भी हंटिंग करनी होती है, पर उनको भी फेल कर देते थे कोचमैन अली, इतनी उनकी नज़र शार्प थी। एंड अगर उनको कोई बर्ड दिख गई तो इट इज एज गुड एज डेड इन हिज बैग। ही एंजॉयड हंटिंग अप अंटिल द पॉइंट जब उनकी इकलौती फैमिली मेंबर जो कि उनकी बेटी मरियम थी वो शादी करके पंजाब चली गई। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर लूजिंग हर, मतलब शी ही डिडंट रियली लूज हर बट साथ छूट गया। वो टाइम भी अलग था, फेस टाइम व्हाट्सएप कॉल वगैरह नहीं होती थी, तो वो जो साथ छूटा उससे ही रियलाइज व्हाट द पेन ऑफ सेपरेशन इज एंड दैट्स व्हाट मेड हिम गिव अप हंटिंग। तो मिसेस पैकलटाइड में हमने हंटिंग को लेके, एनिमल के इमोशंस को लेके कुछ भी ऐसा नहीं जाना जो एहसास कैरेक्टर्स को हुआ हो। यहाँ पर होता है, अली कोचमैन अली को होता है और वो रियलाइज करते हैं कि बच्चों को कैसा लगता होगा, पार्टरिज जो बर्ड है उसके बच्चे को कैसा लगता होगा जब उसके पेरेंट्स को मैं मार देता हूँ। ही स्टॉप्ड हंटिंग बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके बाद ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एवरी डे कि मेरी बच्ची की चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी। पोस्ट ऑफिस में लोगों को नहीं पता, जब आप पब्लिक में किसी को देखते हो आपको नहीं पता होता कि उसके स्टोरी क्या है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन लाइफ। सो यहाँ पर भी everyone's making fun of Coachman Ali instead of being empathetic, instead of being sympathetic or compassionate. बेसिक लेवल का भी नहीं, सब अपने मजे ले रहे हैं और हंस रहे हैं कोचमैन अली पे। एंड कभी कभार मॉकिंगली कोचमैन अली नाम भी बोल देते थे टू थ्रो हिम ऑफ, कि उनको लगे कि चिट्ठी एक्चुअली में आई है जबकि नहीं आई होती। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस रिडिक्यूल, डिस्पाइट दिस मॉकरी, कोचमैन अली डिड नॉट स्टॉप, ही केप्ट एट इट कंसिस्टेंटली। वो जाते रहे। पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि क्या बीत रही है एंड इरिटेट भी हो जाते थे कि ये रोज आ जाता है उठ के, कोई चिट्ठी तो आई नहीं है। ही स्नैप्ड एट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स डिस्पाइट द फैक्ट कि कोचमैन अली इज अ बुजुर्ग आदमी है, ही इज ओल्डर। कुछ भी हो रहा हो एक बेसिक लेवल का आप थोड़ा लिहाज करते हो, वो किसी ने नहीं रखा पोस्ट ऑफिस में। अब टर्न ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं कि जो पोस्ट मास्टर की खुद की बेटी है वो बीमार हो जाती है। अब वो एंग्शियसली वेट कर रहे होते कि इसकी चिट्ठी आएगी, इसकी चिट्ठी आएगी और मुझे खबर मिलेगी कि वो ठीक है कि नहीं। अब वो दोज मोमेंट्स ऑफ एंग्जाइटी जो कि कोचमैन अली के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो साल निकाल दिए ऐसे, वो थोड़े दिन ऑफ एंग्जाइटी जो पोस्ट मास्टर को सहनी पड़ती है, उसी से उनको एहसास होता है, सबक मिलता है, सीखने को मिलता है कि व्हाट कोचमैन अली मस्ट बी गोइंग थ्रू, एंड दैट्स व्हाट फाइनली मेक्स हिम empathetic towards him and everything that he's going through. He decides कि now I'm going to be nice to him वगैरह वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली एंड में ये होता है कि जब लेटर आती है फाइनली मरियम की, कोचमैन अली इज नो मोर, बट द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द पोस्ट ऑफिस क्लर्क दे गो, दे लीव मरियम्स लेटर ऑन हिज ग्रेव। एंड उसके बाद से आफ्टर दैट एक्सपीरियंस द पोस्ट मास्टर रियलाइजेस कि ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं है जो एनवेलोप्स में है, ये लोगों की जिंदगी है, उनका दुख है, उनका दर्द है, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है और उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑल दीज लेटर्स हैव अ बीटिंग हार्ट। दैट्स द लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, थीम्स क्या है? ह्यूमन इमोशंस वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। जो इंसान काम कर रहा है पोस्ट ऑफिस में, उसकी 100 चिट्ठियां आ रही है दिन की, उसका काम है देना। अब वो हर चिट्ठी में अपना इमोशन डालना शुरू कर दे, वो प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कितना ज्यादा इमोशन है अली की स्टोरी में, वो भी मिस आउट कर देना या उसको भी रियलाइज करना गलत है। तो कहाँ पे हम वो बैलेंस ढूंढे, काम भी एफिशिएंटली होता रहे पर लोग बेसिक लेवल का कंपैशन भी रखे अपने काम में। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो अली का शिफ्ट है कि वो हंटर से कैसे ऐसा आदमी बन जाता है जो एक चिड़िया के बारे में भी सोच रहा है कि उसको कैसा लगता होगा जब उसका बच्चा या उसके माँ बाप उससे छिन जाते हैं। एम्पैथी, यहाँ पर एक तो अली को भी एम्पैथी आती है टुवर्ड्स एनिमल्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस, एंड देन पोस्ट मास्टर को भी एम्पैथी आती है अली के लिए बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। सो दोनों जगह हमें एम्पैथी दिखाई दे रही है।
Coming to the questions, evaluate how the letter by Dhumketu portrays the impact of separation on human emotions. So यहाँ पे आपको simply क्या describe करना है कि Coachman Ali, his single connection, his only family in life was Miriam, and after losing her, not losing her, and after being separated from her as she was married off far away from him, he realized the pain and the loneliness that comes with separation. And यहाँ पर the change that we observe in Coachman Ali and the way he religiously goes to the post office every day with the single hope that he might receive a letter from Miriam shows us the power of human connection and how separation can make a man so desperate कि कुछ कनेक्शन मिल जाए. इतना डेस्परेशन अली के अंदर आ गया था कि वो he was alive on the single hope that his daughter will write to him. Okay. Next we have, what does the writer wish to convey via the use of the metaphor for a false friend in the given line from the letter? Okay. The cold used sleep to extend its sway over all things, even as a false friend lulls his chosen victim with caressing smiles. तो इसमें हम लोगों का basic comparison क्या हो रहा है? Cold क्या use करता है sleep को? जैसे false friend यूज करता है caressing smiles. Okay, so basically मेटाफर ये है कि कोल्ड जो है इंसान को, क्योंकि 4 बजे सुबह सुबह जब कोचमैन अली चल के जा रहे हैं, वो हिम्मत दिखा के जा रहे हैं बिकॉज हिज डिजायर, हिज लव फॉर हिज डॉटर इज फार ग्रेटर देन द सफरिंग दैट द कोल्ड माइट कॉज. लेकिन लोगों के लिए जनरली सुबह 4 बजे, अभी विंटर्स चल रही है, आप भी जो नॉर्थ इंडिया में है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है सुबह उठना. तो कोल्ड जान पूछ के स्लीप का लालच देकर लोगों को सुलाए रखता है और उसमें वो और अपना जो होल्ड है पूरी दुनिया पर ले लेता है, क्योंकि लोग बाहर नहीं आ रहे, एक्टिविटी नहीं हो रही, तो पूरी दुनिया पे किसका कब्जा है? ठंड का कब्जा है. समझे बात को? ऐसे ही फॉल्स फ्रेंड क्या करता है, आपको करेसिंग स्माइल्स तो दे रहा है जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको नींद अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है, करेसिंग स्माइल्स आपको अच्छी लगती है, मीठी लगती है, पर उन्हीं के थ्रू वो आप पे कब्जा कर रहा है. कोल्ड आपको मीठी मीठी नींद देकर दुनिया पे अपना होल्ड मजबूत कर रहा है. फॉल्स फ्रेंड स्माइल्स के जरिए अपना होल्ड मजबूत कर रहा है. दिस इज द बेसिक कंपैरिजन दैट इज बीइंग made. So you have to explain this. Just like cold entices, uses sleep to entice people and exerts its influence while the people are busy sleeping or while the people are unaware. Similarly, a false friend uses caressing smiles and sweet fake flattery to exert control over you without you realizing it. This is how you can explain this. Okay. All right. Next we come to a very interesting, humorous chapter called A Shady Plot. Now, this is very unlike a typical ghost story. इसमें कुछ भी typical ghost story वाला है नहीं, क्योंकि आप कॉन्जरिंग याद करो, एनाबेल याद करो, जो भी हॉरर मूवी आप देखते हो, हमेशा भूत डरावना होता है. इसमें बेसिक लेवल पे ही हमारा भूत ही डरावना नहीं है. हमारी भूत हेलन इज मोर लाइक अ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय जो काम कर करके थक चुकी है और वो अपनी मेरी मांगे पूरे करो वाले यूनियन मोड में जा चुकी है. जॉन हैलक जो हमारा नरेटर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, नरेटर भी है, फर्स्ट पर्सन नरेशन हो रही है यहाँ पर, वो बताता है कि वो वैसे तो एक अकाउंटेंट है, बुक कीपर है, पर ऑन द साइड ही हैज टू राइट because he likes writing, and also Lavinia, his wife, is a little kharchila. So to just keep up with the expenses of the household, he has this side income where he writes. Now, you hua uske saath that he, whenever, the first time he sat down to write a ghost story, he had this inspiration out of nowhere. He never understood where it came from, and that led to a very good ghost story, and he inadvertently became a ghost story writer.
नाउ ऑल दैट इज पब्लिशर वांट्स फ्रॉम हिम इज गोस्ट स्टोरीज. और जब भी वो राइटर्स ब्लॉक में होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा था गोस्ट स्टोरी कैसे लिखूं, समहाउ एक अनएक्सप्लेन्ड इंस्पिरेशन उसके पास आ जाती है. बाद में पता चलता है ये अनएक्सप्लेन्ड इंस्पिरेशन हेलन है. नाउ हेलन एन एपरेशन, एपरेशन इज अ गोस्ट, वो अपीयर होती है उसके सामने. जॉन हैलेक पहले तो डर जाता है. देन हेलन एक्सप्लेन्स कि हमारा एक ब्यूरो चलता है जहाँ पे हम लोग तुम्हारे जैसे सॉफ्ट इंप्रेशनेबल माइंड्स ढूंढते हैं जो राइटर्स ब्लॉक से सफर कर रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन दे देते हैं, स्टोरी दे देते हैं, प्लॉट डाल देते हैं उनके दिमाग में. दैट्स व्हाट्स बीन हैपनिंग विद यू. बट अब हमारा ब्यूरो जो है वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, बिकॉज एक नया फैड आया है मार्केट में कॉल्ड द वीजा बोर्ड. वीजा आप लोग बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है वीजी बोर्ड. ठीक है, इट एंड्स विद ए. कंफ्यूजन ना हो आपको, आप स्पेलिंग गलत ना लिखो तो आप वीजा याद कर सकते हो, बट प्रोनाउंसिएशन इसकी वीजी बोर्ड होती है. सो ये वीजी बोर्ड का फैड आया है और वीजी बोर्ड की वजह से रात रात को जिसका मन कर रहा है वो भूत बुला रहा है और हमें उठ के आना पड़ता है, बिकॉज यू बीइंग समन्ड. आपके कंट्रोल में नहीं है, भूत हो तो जाना पड़ेगा. इस वजह से रेस्ट नहीं मिल रहा है, सोने का टाइम नहीं है और अब हम लोग काम नहीं कर सकते. तो हम लोग चले गए स्ट्राइक पे. स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो जॉन हैलेक को क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे पहले तो अपनी गोस्ट स्टोरी नहीं लिख पाएगा. सेकेंडली हेलन ने ये कंडीशन, अब वो एक एक्चुअल भूत है, थोड़ा तो डरेगा हैलेक भी, वो कंडीशन डाल के चली गई कि तुम्हें रोकना है आसपास अपने फ्रेंड्स और फैमिली को वीजी बोर्ड यूज करने से. हैलेक को के बोल देगा, भूत को तो मना नहीं करेगा. लेकिन होता क्या है, उसकी वाइफ लविनिया जो कि हर फैड के पीछे वैसे ही पड़ी रहती है, वो वीजी बोर्ड उठाकर ले आती है. हैलेक उसको मना करता है, नहीं मानती. एंड फाइनली वो एक वीजी बोर्ड पार्टी ही थ्रो कर देती है. अब उस पार्टी में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हैलेक को भी बैठना पड़ता है क्योंकि एक लेडी का पार्टनर नहीं आया होता है. और वो जब वीजी बोर्ड पे बैठ जाता है तो हेलन ऑब्वियसली गुस्से हो जाती है क्योंकि ये तो डबल धोखा हो गया. एक तो उसको मना किया था कि तुम अपने फ्रेंड्स को मत यूज करने देना, वो तो रोक नहीं पाया, उल्टा खुद बैठ के वीजी बोर्ड यूज कर रहा है. हेलन को गुस्सा आता है सारे वीजी बोर्ड्स पे, ट्रेटर ट्रेटर. हेलन हेलन नाम आ जाता है. गलत फहमी हो जाती है कि जॉन का हेलन नाम की औरत के साथ चल रहा है अफेयर. लविनिया परेशान हो गई, घर छोड़ने की धमकी देती है. एंड फाइनली रिवील होता है कि भाई हेलन एक भूत है और ये इश्यूज थे. एंड नाउ हेलन गोज अवे एंड एवरीथिंग इज रिजॉल्व. एंड इस पूरे जो केओस है उसके बाद अच्छी चीज ये होती है कि हैलेक को एक्चुअली में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल जाती है जो वो लिख लेता है. ठीक है, सो दैट्स अ बेसिक प्लॉट ऑफ अ शेरी प्लॉट. व्हाट आर द थीम्स हियर? Humor and supernatural, obviously the treatment, and if you get a question जिसमें एलसी ब्राउन का राइटिंग स्टाइल क्या है, ये सब कुछ जो कि आते हैं क्वेश्चंस, अगर वो इवेल्युएट करने को आपको बोला जाए तो आप ये बोल सकते हो कि इट्स अनलाइक एनी अदर और इट्स अनलाइक अ क्विंटेसेंशियल हॉरर स्टोरी वेयर द गोस्ट इज सपोज टू बी स्कैरी एंड हॉस्टाइल टुवर्ड्स द प्रोटैगनिस्ट. यहाँ पे हॉस्टिलिटी नहीं है, इनफैक्ट हेलन तो खुद परेशान होकर आई है. सो इट्स अ वेरी ह्यूमरस टेक ऑन horror stories and there's nothing quintessentially मतलब जो typical तरीके का होता है, so there's nothing typically scary about it. Next है domestic misunderstanding. funny चीज इस चैप्टर में यही होती है कि जॉन भूत छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको लगता है उसकी बेचारी बीवी डर जाएगी और उसकी बीवी को क्या लग रहा है कि इसका अफेयर चल रहा है किसी और औरत के साथ. तो ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, that's what creates the comedy, that's what creates the momentum in the story. फिर क्या आती है आयरनी? आयरनी ये है, राइटर ऑफ गोस्ट स्टोरीज इज एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ गोस्ट हिमसेल्फ. उसको जो इंस्पिरेशन आ रही है, एक और चीज यहाँ पे फनी होती है कि हेलन वैसे तो स्टोरी डालती है जॉन के दिमाग में, इस बार हेलन की इन्वॉल्वमेंट ही स्टोरी बन जाती है उसके लिए उसकी जिंदगी में. तो इवन दो हेलन स्ट्राइक पे होती है और वो स्टोरी नहीं दे पाती जॉन को, उसकी वजह से फिर भी उसको एट द एंड स्टोरी मिल ही जाती है. ओ, ये क्वेश्चन मैंने बोला था ये है भी सेशन में. ठीक है, कमेंट ऑन एलसी ब्राउन्स राइटिंग स्टाइल इन द स्टोरी द शेरी प्लॉट. सो लाइक आई एक्सप्लेन्ड, द राइटिंग स्टाइल इज it's kind of, it's humorous, it's conversational, it's non-serious. इसमें कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि stakes बहुत high हो गए. Whenever even जब fighting scenes होते हैं, fighting in the sense discord, basic husband wife की लड़ाई,
उसमें भी you never feel bad for anybody, you're just laughing कि ये क्या हो रहा है. So it's humorous, it's unserious and a very conversational style of writing, and it is not a stereotypical horror story. L.C. Brown purposely uses the premise and the general tropes used in horror. तो हमारे tropes क्या होते हैं? किसी भी स्टोरी या मूवी में जो चीजें आप यूज करते हो कोई चीज को दर्शाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हॉरर मूवी है तो जैसे नन एक ट्रोप बन गया है हॉरर मूवी में, कॉन्जरिंग की वजह से नन आ जाएगी, स्कैरी नन. ऐसे जो वीजी बोर्ड है, एपरिशंस है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रोप्स यूज्ड इन हॉरर स्टोरीज. तो यहाँ पर जैसे रोमांस कोई भी स्टोरी है उसमें कॉमन ट्रोप है कि माँ बाप नहीं मान रहे, उनकी लड़ाई होगी तो छुप छुप के प्रेमी आपस में मिल रहे हैं. दैट्स अ ट्रोप. सो हियर L.C. Brown uses common horror story tropes to create a comical story that actually hinges on. So the climax of the story and the main problem statement of the story is not कि भूत आ गया है. The main problem statement is भूत की वजह से husband wife के बीच में लड़ाई हो गई है. So the story actually hinges on matrimonial discord and matrimonial issues rather than the involvement of a ghost in the plot. And the way that Helen is introduced, it's very non-ghost like. So you're not saying कि बहुत ही कोई scary apparition came out of nowhere and scared the daylights out of John Hallock. No, the way he describes Helen appearing, you know, she has these eyes, उसके पहले arms lanky से आ रहे हैं, she has these fishy eyes, चश्मा पहना हुआ है, bun है. So that explanation makes the ghost look and feel surprisingly human, and like I said, like a disgruntled employee or a worker who is going on strike. So the ghost doesn't have any ghost-like attributes. ये सारी चीजें आप point by point mention करोगे, and that's how you comment on L.C. Brown's writing style in this particular story. Next we had Why Did the Spirit in the Ouija board call John a traitor? Very simple plot explanation required over here. Ki Helen, the ghost, had specifically asked John to use his influence and get his family and friends to stop using Ouija boards. Instead, John ends up participating in a Ouija board party at his house. This angers Helen, and that's why she calls him a traitor. Okay, next chapter number 5, Patol Babu, film star by Satyajit Ray. Story is quite simple and moving, especially for people who हमें हमेशा सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि अब आप छोटे हो इस चीज के लिए, बट आप रियलाइज करोगे, और हो सकता है आपके साथ हो भी गया हो, कि फेलियर इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. पर हमें क्या दिखाया जाता है हमेशा कि ये बंदा बहुत गरीब था, इसके कोई पैसे नहीं बचे थे, भूखे मर रहे थे, फिर उसने बहुत मेहनत की और वो अमीर हो गया, मिलियनर बन गया. ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी हमें बेची जाती है. या इसने बहुत स्ट्रगल किया, शाहरुख खान ने कितना स्ट्रगल किया बॉम्बे आके, और फिर वो सुपरस्टार बन गया. सो वी आर कॉन्स्टेंटली फेड दीज सक्सेस स्टोरीज एंड नेवर फेलियर स्टोरीज, जबकि फेलियर स्टोरीज की तादाद दुनिया में और बहुत ज्यादा है सक्सेस स्टोरीज से. पटोल बाबू इज अ फेलियर स्टोरी, क्योंकि सोसाइटी की आइज में पटोल बाबू फिल्म स्टार तो नहीं बने, he did not become an actor, but it is a success story in that कि आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज करो. सोसाइटी के हिसाब से क्या सक्सेस है वो सोचने की बजाय आप सोचो कि आपको हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट किस चीज में मिल रही है, सेटिस्फैक्शन किस चीज में मिल रही है, और अगर आप वो ढूंढ लो ना लाइफ में तो आप सक्सेसफुल हो. क्योंकि बहुत पैसा आने से भी कंटेंटमेंट नहीं आएगी, फेमस होने से भी नहीं आएगी, आपको लगता है आप टॉपर बन जाओगे तो भी नहीं आएगी. कंटेंटमेंट पाने के लिए बहुत अंदर जाना पड़ता है, अपने ढूंढना पड़ता है अपने दिल के गहराइयों में कि ऐसा क्या है जो मैं लाइफ से चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो पटोल बाबू यही करते हैं इन दिस चैप्टर. दैट्स अ की थीम ऑफ दिस चैप्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो ही पटोल बाबू अगेन
He was a stage actor, famous stage actor. उनके नाम पे टिकट्स बिकती थी and he loved acting. And आप कह सकते हो कि उस टाइम पे he also achieved what most people around him could not. Famous stage actor अपने small town के बन गए. But उनको due to financial issues, war and responsibilities, he had to give up that life and do a normal job. वो जॉब करते करते कब आप अपने 50s में पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला. देन फाइनली एक दिन रैंडमली ही गेट्स उनके नेबर के थ्रू एक जॉब ऑफर इन अ फिल्म बीइंग डायरेक्टेड बाय अ बिग शॉट डायरेक्टर एंड ही इज क्वाइट, I mean, it takes him by surprise. He wasn't expecting it कि इतने सालों बाद randomly खुद effort किए बिना ये रोल मेरे पास चल के आया. It seemed too good to be true. Turns out it was too good to be true. पर उस टाइम पे जब वो नरेन से बात करते हैं and then he understands कि उनको इसीलिए अप्रोच किया गया है बिकॉज उनको एक एक्टर चाहिए था और उनके नेबर ने, पटोल बाबू के नेबर ने बता दिया होगा कि वो एक्टर है. सो ही इज अप्रोच्ड फॉर अ स्पीकिंग पार्ट. अब पटोल बाबू ये स्पेसिफाई भी कराते हैं और पूछते हैं कि स्पीकिंग पार्ट ही है ना, क्योंकि एक एक्टर को भी थोड़ा सा अपना ईगो होता है कि मैं क्यों छोटा मोटा रोल करूं, मुझे एक्टिंग आती है, मैं अच्छा रोल करना चाहता हूँ. और स्पीकिंग पार्ट इज ऑब्वियसली अ बेटर रोल देन अ नॉन स्पीकिंग पार्ट जिसमें आप बस पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए हो. तो उनको ये गारंटी मिलती है कि हाँ हाँ स्पीकिंग पार्ट है, तभी हमने एक एक्टर को अप्रोच किया है. नॉन स्पीकिंग पार्ट होता तो रोड से किसी को भी उठा लेते. सारी कॉन्वर्सेशन के बाद पटोल बाबू इज होता है ना कि वो होप रिकिंडल हो गया उनके अंदर एंड ही इज लाइक ओके मे बी दिस इज माई कम बैक. अब मैं दोबारा इस फेज को अपनी जिंदगी का शुरू कर सकता हूँ एंड यू नो आई विल बिकम अ फिल्म स्टार आफ्टर दिस. सो ही इज क्वाइट हैप्पी. बट व्हेन ही comes to his shoot, he realizes that his speaking part consists of one dialogue, which is "Oh." अब वो पहले डिस्करेज हो जाते हैं. ही इज लाइक आई एम गोइंग टू लीव, मैं ये नहीं कर सकता. एक चीज उनको याद आती है, हिज मेंटोर्स एडवाइस. क्या? नो रोल इज स्मॉल, इट इज द आर्टिस्ट हु मेक्स इट बिग. कि आपको जो मिला है आप उसको पूरी सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल को छुएगा, कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा, वो पहुंचेगा. एंड हर चीज जरूरी है. आपका रोल बहुत छोटा सा हो बट द फैक्ट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म, मतलब उसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन है. तो आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो जितना भी छोटा हो, आप उसको तो शिद्दत के साथ करो, सिंसियरिटी के साथ करो, डू इट अर्नेस्टली. एंड दैट्स व्हाट ही डज. He rehearses his oh वाला line in multiple ways कि oh ऐसे कैसे बोलना है. He goes about rehearsing different emotions, pain, surprise, anger and irritation. And shoot में he does his scene, छोटा सा scene जिसमें टक्कर मारनी होती है main lead को. He does it well and the director is also very impressed कि ऐसा हो गया. लेकिन after the shoot is done, Patol Babu leaves without टेकिंग हिज मनी. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है, वो इसीलिए इस चीज के पैसे नहीं लेते बिकॉज वॉट दिस एक्सपीरियंस गेव हिम वॉज अ लॉट मोर वैल्यूएबल देन द रिन्यूमरेशन जो उनको मिलने वाली थी फॉर परफॉर्मिंग दिस. ही वेंट थ्रू एन एंटायर जर्नी. याद करना कि मेंटोर ने क्या बोला था, अपना छोटा सा ओह के बारे में इतना सोचना. हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के बारे में नहीं सोचते और ऐसे ही कर देते हैं. और एक छोटे से ओह को बोलने के लिए कितना पटोल बाबू ने सोचा. और इन सब चीजों के बाद द कंटेंटमेंट, द सेटिस्फैक्शन दैट ही फेल्ट, the gratification that he felt, that meant a lot more to him than the money that he was going to get paid for it. Okay, that's the story. क्या है यहाँ पे? डेडिकेशन टू आर्ट, वो आपको समझ में ही आ गया कैसे. सेटिस्फैक्शन वर्सेस मनी, वो भी मैंने समझा दिया अभी अभी. एंड मेंटोरशिप, इट वाज हिज मेंटोर हु, जिनके जो वर्ड्स थे दैट एक्चुअली लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई he was able to encourage himself again and do the role with perfection. And yeah, Gagan Pakrashi was his mentor. So here's our first question. In Patol Babu Film Star, how is Patol Babu's character commentary on the struggling actors in the film industry? तो यहाँ पर आप तीन बेसिक पॉइंट्स बोल सकते हो. सबसे पहली बात तो पटोल, इट्स नॉट लाइक पटोल बाबू was not a trained actor. He was. It's not like he never accomplished anything in life. He did. He became a well-known stage actor. But the industry is so ruthless that if you are not consistently
performing and keeping up, you become irrelevant. So स्ट्रगलिंग एक्टर्स जिनकी कोई, अभी आप नेपोटिज्म इतना सुनने को मिलता है, सो स्ट्रगलिंग एक्टर्स जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है पीछे से, who don't have influence in the industry, they have to stay relevant, and it's a constant struggle for them to be able to do so. And Patel Babu, even though he did achieve feats in acting, because he was not relevant, nobody approached him with any kind of roles. Because he did not have the right connections, nobody approached him with roles. And finally, जब उनको role मिला भी, it was something so small and insignificant that did not do justice to the talent that he actually possesses. So ये आप लिख सकते हो as another point कि Patel Babu was capable of doing a lot more than he was offered, but because he was not a young, relevant or a influential actor, he was offered something that was way below his level of talent. तो ये हमें पटेल बाबू की स्टोरी से समझ में आता है, और अपने खुद के भी जो हम लोग को नॉलेज है कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स पे क्या क्या बीतती है, विद ऑल ऑफ दैट यू कैन गिव योर 30-40 वर्ड्स, ऑल्दो जितना मैंने बोला उसमें ही 30-40 वर्ड्स हो गया होगा, और लंबा क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं. सो दैट्स मोर देन इनफ. नेक्स्ट, explain briefly how the story Patel Babu portrays the conflict between material rewards and self-satisfaction. So the end is what proves that. So even though Patel Babu was not particularly affluent, he did not have a lot of money, and he worked very hard to remain financially stable. He could have easily put the money that he had to good use, and he perhaps needed that money from the shoot. Yet he chose to let go of that money because he did not want to malign this experience with monetary gain. इस बात का मतलब क्या हुआ? ये जो experience था इस फिल्म में, और the inner journey that he went through, it was so valuable कि अगर वो उस चीज के पैसे ले लेते तो उसको एक वैल्यू दे देते कि इतने हजार कुछ में आपको ये एक्सपीरियंस मिल गया. पर वो एक्सपीरियंस का वर्थ, वो वैल्यू उनकी जिंदगी में और बहुत ज्यादा था, एंड दैट इज व्हाई ही कुड नॉट accept money for it. The monetary reward meant much less than the experience and the inner journey that he got out of working in that film. The lessons that he learned, the exhilaration that he felt while performing, and the realization that he had that had more value in his life than any amount of money that he could have gotten from the shoot. ठीक है? Okay, and finally we have reached our last story for fiction, which is virtually true. अब हमारी टेक्नोलॉजी तो कहाँ की कहाँ पहुंच गई है. चैप्टर जब मैं स्कूल में थी तब भी था, तब टेक्नोलॉजी इसके आसपास भी नहीं थी. अब आप VR ग्लासेस पहन के देखो तो क्या भाई, क्या नज़ारे होते हैं. हमारे टाइम पे VR ग्लासेस नहीं थे, तो हम जब ये इमेजिन करते थे कि भाई कैसा होगा ऐसे VR ग्लासेस पहन के, और अगर होंगे भी तो आई डोंट थिंक इंडिया में अवेलेबल थे और इतने कॉमनली अवेलेबल थे. वो बहुत ही हाईटेक लोगों के पास, मिलियनर्स के पास होंगे, कॉमनली अवेलेबल नहीं थे. अब आप जाओ VR ग्लासेस ले लो, अमेजोन से ऑर्डर कर लो, मिल जाएंगे. तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा कूल एक्सपीरियंस था ये स्टोरी पढ़ना. आपके लिए थोड़ा कम कूल इसलिए हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्चुअली में आगे बढ़ गई है. बट दिस इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि व्हाटएवर हैज बीन रिटन 1950s में लिखी गई स्टोरी, आई गेस, तो उस टाइम पे जो लिखा था वो सच होता हमें नजर आ रहा है. स्टोरी में ऐसी गेम का मेंशन होता है जिसमें आप अपने दिमाग से अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो. जैसे हम लोग रियल लाइफ में दिमाग से एक्शंस कंट्रोल करते हैं. मेरे को अगर हाथ उठाना है तो मैं पहले सोचूंगी कि मुझे हाथ उठाना है, ऑल्दो वो इतने क्विकली होता है, इतने माइक्रो सेकंड्स में होता है कि हम रियलाइज नहीं करते, बट एक थॉट जाता है फिर एक्शन होता है. अनलेस ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री मसल्स काम कर रहे हैं. मैं मेरे को बार बार याद दिलाना पड़े कि भाई दिल धड़क ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वॉलेंट्री मसल्स तो सारे दिमाग से ही चलते हैं. तो यहाँ पर जो गेम इन्होंने बताई है इस स्टोरी में, वो भी एक ऐसी साइको ड्राइव गेम है जिसमें आप दिमाग से चल रहे हो. तो जो आपके VR वाइजर है, जो ग्लासेस हैं, जो ग्लव्स हैं,
वो सेंस कर लेंगे कि आप ये करना चाहते हो और वो हो जाएगा गेम में। अब ये जो समझाया है इसका सिग्निफिकेंस स्टोरी में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको याद रखना। होता ये हमारी स्टोरी में कि माइकल जो है वो शुरू में शॉक्ड होता है कि सेबेस्टियन एक्चुअली में असली इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा ये गेम का कोई कैरेक्टर है। फिर बाद में माइकल अपनी पूरी कथा सुनाता है कि कैसे उसके पापा थोड़े नर्डी टाइप के थे कंप्यूटर्स को लेके, और वो हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड कर लेते हैं, और फिर ये लोग एक कंप्यूटर फेयर में जाकर गेम्स लेकर आते हैं जो वीआर वर्चुअल रियलिटी गेम्स है, साइको ड्राइव गेम्स है, जैसे कि समझाया था। और माइकल वो खेलना शुरू करता है। अब जब वो पहली गेम खेलता है वाइल्ड वेस्ट, एकदम वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में पहुंच जाता है वो काउबॉय वाले जमाने में, और वहां पे वो देखता है कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया हुआ है जो लग तो रहा है एनिमेटेड कैरेक्टर ही होगा, पर कुछ तो अलग है उसके बारे में। फिर उसको बाद में पता चलता है गेम ओवर होने के बाद कि वो सेबेस्टियन है और वो उससे मदद मांग रहा है। तो अब उसको लगता है कि भाई ये गेम उतनी आसान नहीं है, इन गेम्स का पर्पस है कि मुझे सेबेस्टियन को बचाना है, अगर मैं सेबेस्टियन को बचाऊंगा तो गेम जीतूंगा। हर गेम का कोई मोटिव होता है ना कि आपको ये करना है, वहां पहुंचना है, उसको बचाना है, आप उस मोटिव के साथ गेम खेलते हो। यहाँ पर अब इसको लगता है माइकल को कि मोटिव ही सेबेस्टियन को बचाना है। अब सेबेस्टियन उससे प्रिंटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, तो प्रिंटर के थ्रू अब उसको बोलता है कि अब तुम इस गेम में आओ। तो वाइल्ड वेस्ट से वो ड्रैगन क्वेस्ट में चले जाते हैं। ड्रैगन क्वेस्ट में भी वो सेबेस्टियन को नहीं बचा पाता, तो सेबेस्टियन उसको तीसरी गेम में बुलाता है। तीसरी गेम में फाइनली वो बहुत क्लोज आ जाता है सेबेस्टियन को बचाने में हेलीकॉप्टर के थ्रू, पर वो हो नहीं पाता है। तो गेम ओवर हो जाती है। उसके बाद उसको लगता है कि चलो अब सेबेस्टियन का किस्सा खत्म हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद सेबेस्टियन दोबारा से उसको एक प्रिंटर के थ्रू मैसेज भेजता है कि वो जो हेलीकॉप्टर वाला प्लान था वो मुझे सही लग रहा है, मुझे बचा लो, हेल्प मी एस्केप, ऐसे ऐसे करेंगे। थोड़ा सा वो प्लानिंग करते हैं। फाइनली माइकल उसको बचा लेता है, वो दोनों हेलीकॉप्टर से एस्केप कर लेते हैं, एंड माइकल गेट्स द हाईएस्ट पॉइंट्स ही हैज एवर गॉटन। सारे रिकॉर्ड्स वो अपनी गेम में तोड़ देता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये भाई जो सेबेस्टियन था वो एक्चुअली में एक बच्चा था, कोमा में था, और कोमा में गया इस तरीके से कि ही गॉट इनटू अ रोड एक्सीडेंट, एंड आफ्टर दैट वो रिवाइव नहीं हो पाया, स्टेबल था पर कोमा में था। अब जब माइकल ने उसको गेम में बचाया, सेबेस्टियन जी जो है वो कोमा से उठ गए, एंड इससे माइकल पीसेस ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड सेज कि जो गेम्स थी दे बिलोंग्ड टू सेबेस्टियन, किसी ने वो गेम्स चुरा ली थी एज हिज पेरेंट्स सेड, और वो कंप्यूटर फेयर में पहुंच गई। वहां पर माइकल ने उसको खरीद लिया। वो जब गेम्स खेल रहा था, टर्न्स आउट कि सेबेस्टियन सेम गेम्स खेल रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, एंड बिकॉज दीज आर साइको ड्राइव गेम्स, यानी कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके दिमाग से है, आपकी मेमोरी से है, आपके कॉन्शियसनेस से है, कह सकते हैं। तो जो सेबेस्टियन की सारी कॉन्शियसनेस थी, उसका जो सारा मेमोरी था, वो सब कुछ सेव हो गया गेम के अंदर। अब गेम में ट्रैप्ड सेबेस्टियन को जब माइकल ने बचाया तो वो गेम से बाहर निकला एंड ही रिवाइव्ड, एंड देन ही गेट्स माइकल गेट्स अ मैसेज फ्रॉम सेबेस्टियन कि तुम आके मुझसे मिलना एंड कीप द गेम्स, यू डिजर्व देम। तो अब ऑब्वियसली दिस इज साइफाई, बट द वे टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर हम लोग अपनी मेमोरी सेव कर पाए, क्योंकि किसी ने पहले क्लाउड भी नहीं सोचा था। हम लोग जब फोटो एल्बम्स पुरानी देखते हैं तो फोटो इज अ फिजिकल थिंग, उस फिजिकल को डिजिटल होना, अब डिजिटल क्लाउड में सेव हो रहा है। ये क्लाउड कहाँ है हमको नहीं पता, पर है। सो टेक्नोलॉजी किस एक्सटेंट तक जा सकती है, वी डोंट नो, वी आर सीइंग इट हैपन, एंड दैट्स व्हाट दिस स्टोरी आल्सो सॉर्ट ऑफ touches upon and predicts, and it's a cool sci-fi story, not very difficult to understand either, interesting भी है। थीम्स क्या है इसकी, टेक्नोलॉजी और रियलिटी की, कैसे टेक और रियल वर्ल्ड, अब एआई ने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और रियलिटी के बीच का जो लाइन है वो ब्लर कर दिया है। आप कभी कभार बात करो जेमिनाई से, चैट जीपीटी से, आपको लगेगा आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस, आप उसको सॉरी बोल रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो, देन आपको याद करना पड़ता है कि भाई ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, एक
मशीन है आइडियली जिससे आप बात कर रहे हो, इट्स नॉट अ पर्सन, बट वी आर सो कंडीशनड कि कोई हमसे अगर लैंग्वेज में बात कर रहा है तो हम भी उसको पूरे मैनर्स दिखाएंगे, एटिकेट दिखाएंगे, उसने कुछ बोला तो इरिटेट हो जाएंगे या गुस्सा दिखाएंगे या ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी और रियलिटी की लाइंस है ये ब्लर हो चुकी है। एआई नहीं फील कर रहा है कुछ, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, उसके पास दिल नहीं है, वो बुरा नहीं मानता है, बट फिर भी हमें ये टाइम टू टाइम रियलाइज नहीं होता है। सो ये भी एक की थीम इस चैप्टर की भी है। persistence, Michael not giving up is what saved Sebastian's life. वो easily give up कर सकता था, उसने नहीं किया, which is always a lesson for you guys too. And last, the unexplained, यानी कि कैसे उसकी कॉन्शियसनेस या जो भी है वो गेम में चली गई, कैसे वो गेम से बाहर आ गई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, जैसे शेडी प्लॉट में वीजी बोर्ड से कैसे कोई आ रहा है, अब वीजी बोर्ड से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इसमें ये सेबास्टियन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है प्रिंटर से, हमें नहीं पता। सो समटाइम्स हम जिस चीज को मैजिक समझते हैं, जिस चीज को चमत्कार समझते हैं, मिरेकल समझते हैं, हो सकता है कि वो सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड साइंस हो जो अभी तक हमें समझ में ही ना आ पाई हो। ठीक है, ये की थीम सी। अब देखेंगे हमारे लास्ट टू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन इन द स्टोरी, वर्चुअली ट्रू, Michael said, that's what I like about computers. The more futuristic they get, the better you can understand the past. Explain what he meant. So ये जो लाइन है स्पेसिफिकली अगर आपको याद हो तो ये वो वाइल्ड वेस्ट जब पहली बार खेलता है तब बोलता है। क्यों बोलता है? जैसे ही वो वीआर ग्लासेस पहन रहा है, जैसे ही वो अपने ग्लव्स पहन रहा है, क्या मेरा फोकस हिल गया है? 1 sec. कैन यू सी मी नाउ? ठीक है, जैसे ही वो वीआर ग्लासेस पहन रहा है, जैसे ही वो अपने ग्लव्स पहन रहा है, तो उसको फील हो रहा है कि वो पूरा पुराने वाइल्ड वेस्ट पहुंच गया। वाइल्ड वेस्ट बहुत पुरानी बात हो गई, जब काउबॉयज होते थे। आपने वो मूवीज देखी होंगी जिसमें पूरा टेक्सन एक्सेंट में काउबॉयज चल के जा रहे हैं, दूर तक डेजर्ट ही डेजर्ट है, अपने घोड़े पे आ रहे हैं, जो बेसिकली हमारे क्या नाम था, बहुत ही फेमस एक्टर था वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट मूवीज का, याद आएगा तो बताती हूँ। तो वो अपने घोड़े से उतर रहे हैं, फिर एक बार टाइप का होता है जिसको हम लोग सलून बोलते हैं। तो सलून में ऐसे दरवाजे होते हैं, 2 वुडन फ्लैप से उसको ऐसे फ्लैप करके अंदर जा रहे हैं। बार पे कोई ऐसे करके ड्रिंक पास करता है, आप ऐसे कैच करते हो, पीते हो, फिर यहाँ लड़ाई हो गई, बंदूकें निकल रही है। तो ये जो टिपिकल ट्रोप्स की मैं बात कर रही थी ना, ट्रोप्स है वाइल्ड वेस्ट के। अब इसको आप पढ़ो तो आप कुछ इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सेबास्टियन बोल रही हूँ, माइकल तो घुस ही गया उस दुनिया में, है ना। वो अपने वीआर ग्लासेस पहन के उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास यही दुनिया है। सो ही वो ये बोलता है कि कितनी अजीब बात है कि फ्यूचर की वजह से आई एम क्लोजर टू द पास्ट देन एनीवन हैज एवर बीन। सो मच मोर टाइम हैज पास्ड एंड द मोर फ्यूचरिस्टिक वी गेट, हो सकता है हम टाइम मशीन ही बना ले, और अगर टाइम मशीन बन गई तो आप बिल्कुल ही पास में पहुंच जाओगे। सो देयर इज नो एंड टू व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू एंड हेल्प यू अचीव। एंड द मोर फ्यूचरिस्टिक माइकल ये बोल रहा है, द मोर फ्यूचरिस्टिक दीज गेम्स आर गेटिंग, दे आर कनेक्टिंग हिम बेटर टू द पास्ट। ही इज एबल टू reimagine, he's able to imagine and experience the past better than anybody else before him could do, because he has access to this futuristic technology. That is what he's trying to say over here. Okay, all right, the story virtually true has elements of virtual reality and advanced technology. Okay, now this is a long answer question. ठीक है, 8 marks का question है ये, और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में जनरली आपको ऐसा हो सकता है कि 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, या 2 चैप्टर्स को, या एक पोएट्री एक फिक्शन, एक ड्रामा एक फिक्शन। तो अभी क्योंकि ये दोनों स्टोरीज हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट जब हम पोएट्री का सेशन करेंगे या ड्रामा का सेशन करेंगे, तो हो सकता है कि किसी पोएट्री के साथ कोई फिक्शन वाला स्टोरी हो, तो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। और फिर जब जूलियस सीजर और डियर डिपार्टेड कर लेंगे, तो ड्रामा के साथ पोएट्री का क्वेश्चन या ड्रामा के साथ फिक्शन का क्वेश्चन, ये सारे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी क्या क्वेश्चन है, इसमें वर्चुअल रियलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी है वर्चुअली ट्रू में। कॉन्ट्रास्ट मतलब उसका एकदम ऑपोजिट है, द ट्रेडिशनल घोस्टली ऑकरेंसेस इन शेडी प्लॉट। अब हमें क्या करना है,
how do these contrasting themes and narrative styles contribute to the overall tone and meaning of each story? तो सबसे पहली चीज जिसकी आप बात करोगे वो है जो elements that are being used in the story. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, the way in which it is written. And तीसरी चीज, the intent. Elements की बात करें, so virtually true में obviously we are looking at very futuristic technology and we have cool. एक second. Excuse me, bless me. Okay, so we have all these futuristic gadgets. Gadgets are being shown. These newer technologies are being explained, but none of it is कि ऐसा हो नहीं सकता है. None of it is हमारी समझ के बाहर. Shady Plot में we have Ouija boards. इसका जादू टोना से रिलेशनशिप है. तो ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते. अब हमारे सामने टेक्नोलॉजी है, आपको आगे कोई बोले मैं चैट जीपीटी पे नहीं मानता, तो आप बोलोगे ना कि इसमें मानने ना मानने वाली बात नहीं है तो है. लेकिन भूत में कोई आके आपको अगर बोले कि मैं भूत में नहीं मानता, तो आप बोल सकते हो कि भाई हो सकता है. सो एलिमेंट्स जो वर्चुअली ट्रू में है, दे आर रियल फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स that show the advancement of science and technology, whereas the elements in a shady plot are traditional items like Ouija boards and we have apparitions and ghosts showing up that could be hallucinations. We can't guarantee that those are real experiences. तो जो शेडी प्लॉट है उसमें इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चलते हैं कि यहाँ पर जो भूतिया चीजें हो रही है, this supernatural, whereas things in virtually true are very much real. Okay, ये elements की बात हुई. Way in which it is written में आप pacing की बात करोगे. So because virtually true has or because the character in virtually true is playing video games and there is a boy's life, Sebastian's life at stake, the pacing is quite fast, mirroring what playing video games feels like. Video game में आप झटाझट फटाफट बहुत सारी चीजें कर रहे हो. So the writing style and the pacing of virtually true mirrors what playing video games feels like. It is fast, it is quick, it is in rapid succession instead of dwelling on one single thing for too long. Whereas in a shady plot, we are focusing a lot on, इतना explanation दिया कि हेलन कैसे एक एक करके उसका एक एक बॉडी पार्ट आके appear हो रहा है. So it plays more into the supernatural, the fantastical aspect of, you know, ghost stories where everything happens slowly in order to build up to a final reveal. So the writing style of shady plot is slow, it's more structured, it takes its time and it's more conversational, whereas virtually true, fast-paced, mirroring a video game. And finally, intent. So the intent or the meaning of shady plot is not for it to be a traditional ghost story, but to use common ghost story tropes in order to create a humorous plot. Now, the tonality of the shady plot is that is why it's, even though it's not casual, it's more conversational. Whereas in virtually true, we are actually talking about how science can take us very far and unexplained phenomena can take place owing to science. So यहाँ पर कुछ mystification नहीं है. Shady plot में you're mystifying things. Virtually true में there is no mystification. We are simply saying that science is advancing at such a rate that it might get difficult for human beings themselves to keep up with what is happening, and the possibilities of science and tech are limitless, and maybe it can surpass human understanding at some point.
ठीक है, तो ये इंटेंट है वर्चुअली ट्रू का. शेडी प्लॉट का इंटेंट कंप्लीटली अलग है. भूत के बारे में इट्स नॉट टू प्रूव whether or not ghosts exist. It's simply a humorous take on a ghost story. Now, that brings me to the end of the explanation. There are two things that I need you to do. Number one, if you want a PDF of all the answers written down, and I'm saying handwritten by me, so I'll write handwritten, then you need to comment कि हमें ये PDF चाहिए, and I need to see a good amount of comments and views and likes on this video for me to share this. And secondly, I need you to tell me in the comments कि आपको next session poetry चाहिए कि drama चाहिए, and drama में do you want full reading or do you want a summary? All right, so these are the two things that I need from you. As always, remember to like the video, share it with your friends. आपके सारे communicative वाले जो दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि communicative नहीं कराते, अब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लंबे सेशन में one shot में कराया है और भी कराऊंगी. For that, you need to stay active, and as you have been doing, in the comments you are sharing कि आपको क्या चाहिए. मेजॉरिटी लोगों का जो नीड्स होता है उसको हम प्रॉम्प्टली फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. दैट डजंट मीन कि अगर आप माइनॉरिटी में हो तो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होगी. आखिरकार ये डेमोक्रेसी है. माइनॉरिटी राइट्स आर ऑल्सो represented and safeguarded, so don't worry. आपके जो भी demands है सब एक एक करके fulfill होगा. You need to stay active and you need to share this as much as possible. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. And remember, if you want the PDF with handwritten answers for the questions that we discussed plus 2 bonus questions, then make sure you let me know in the comments. I will see you. Take care. Bye bye.